નમસ્તે દર્શક મિત્રો. પ્રકૃતિના મૂળભૂત તત્વો છે હવા, પાણી અને જમીન. આજે આપણે પાણી વિશે વાત કરવાના છીએ અને આજે આપણી વચ્ચે ભારતના જલ પુરુષ ગણાતા રાજેન્દ્રસિંહજી સ્ટુડિયોમાં છે, જેમને તાજેતરમાં જ નોબલ प्राइज़ वाटर अंगेनु जो कहवाय छे ए स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ मळ्यु छे. राजेंद्र सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं. आपको वैसे सारे दर्शक परिचित है आपके काम से भी, फिर भी मैं आपके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगी. आप आयुर्वेदिक डॉक्टर का आपने पढ़ाई किया और फिर युवाओं के साथ काम शुरू किया और राजस्थान की 7 नदियाँ जो पुनर्जीवित की, वो आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है आज हम उसके बारे में ज़्यादा बातें करेंगे. आपका स्वागत है. धन्यवाद. राजेंद्र सिंह जी, हम बात करना चाहेंगे कि पानी का इम्पोर्टेंस जो जीवन देता है, वो पानी का इम्पोर्टेंस आप किस तरह से बताएंगे? देखो, ये जो जल है ये जीवन है, ये बात हम सब कहते हैं, लेकिन इसको जीवन की तरह देखकर इसके साथ व्यवहार करना, इसको समझ के इसका उपयोग करना, नदियों में शुद्ध सदा नीरा बहे, इसका एक दर्शन करना, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. भारत में जो हमारा शरीर है और हमारे प्राण है वो पंच महाभूतों से मिलकर बने हैं और उसको हम भगवान कहते हैं. भगवान का मतलब हुआ कि भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और न से नीर. नीर माने जल. हाँ, जल. तो ये जो 4 महाभूत हैं, उन चारों महाभूतों को विलय करके बनाने वाला नीर जो है, जल जो है, वो हमारा एक तरह से प्राण है. और ये प्राण यदि हम सचमुच अपने शरीर में प्राण चाहते हैं तो ये जो हमारे सामने प्रकृति से हमें पानी मिलता है, बूंदों में बादल हमारे लिए पानी लेके आते हैं, इस पवित्र जल को हम गंदे जल में ना मिलने दें. सही ये होता ये है कि जो प्रकृति हमें पानी की प्यारी बूंदें देती है, उसको हम गंदे जल में मिल जाने देते हैं और वो वर्षा का शुद्ध जल हमारे पूरे जल को गंदा कर देता है. तो जब हमारा वो जल गंदा हो जाता है तो हमारा जीवन गंदा हो जाता है. जब नदियां बीमार होती हैं तो हम बीमार हो जाते हैं. हमें इस 21वीं शताब्दी में ये समझना होगा कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो अपने पानी को स्वस्थ रखना, अपनी नदियों को स्वस्थ रखना, और यदि नदियां स्वस्थ रहेंगी तो ही हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा. ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है. हमारे राजस्थान के लोगों ने 1985 में जो लोग उजड़ गए थे, उन्होंने बादलों की बूंदों को पकड़ के और धरती के पेट में रख दिया और उससे धरती का पेट पानी से भरा और 8,600 वर्ग किलोमीटर जमीन पर 11,000 से ज्यादा जल संरचनाओं का निर्माण करके धरती के खाली पेट को भर दिया. और भरने से हमारी 7 नदियां, अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगानी, जहाजवाली, साबी और महेश्वरा बहने लगी. तो ये चमत्कार हो गया. चमत्कार नहीं, लोगों का काम, लोगों की मेहनत. तो आप जरा ये बताएंगे कि ये जो चमत्कार हम अभी देख रहे हैं, वो पहले जब आपने काम शुरू किया होगा तब तो बहुत अलग सिचुएशन होगी. तो आप जरा शुरू की बात बताएंगे. तब तो वो इलाका लाचार, बेकार और बीमार होके उजड़ गया था. एक भी जवान आदमी उस जमाने में गांव में नहीं था और गांव में नहीं होने के कारण केवल ना खेती होती थी, ना पशुपालन होता था, ना जीवन में वो सुख था. तो वहाँ केवल बूढ़े लोग और बच्चे रहते थे. और ये जो बूढ़े थे ये बीमार थे और बच्चे कुछ भी करते नहीं थे, क्या करें. तो मैंने जब काम शुरू किया तो सबसे पहले बूढ़ों का इलाज, क्योंकि मैं पढ़ा था आयुर्वेद, और बच्चों की पढ़ाई. तो बच्चों की पढ़ाई और बूढ़ों की दवाई, 2 ही काम शुरू किए. एक बूढ़े किसान ने कहा, हमें तेरी ना दवाई चाहिए ना पढ़ाई चाहिए, हमें तो पानी चाहिए, तो पानी का काम कर. क्योंकि हमारा गांव तो पानी की कमी के कारण उजड़ा है. तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे पानी का काम करना सिखा दिया. मैंने उससे सीखकर गोपालपुरा गांव में ये काम शुरू किया. और गोपालपुरा गांव में काम करने में मुझे थोड़ी मुश्किलें थी क्योंकि जवान लोग नहीं थे उस जमाने में. तो एक ही गांव में 4 साल लग गए. लेकिन 4 साल में जो काम हुआ, 88 में बहुत अच्छी बारिश आई और बारिश से वो काम भर गया पानी से और उसके नीचे के जितने कुएं थे वो सब रिचार्ज हो गए, पानी दिखने लगा. तो जैसे ही कुओं में पानी दिखा
तो शहर में जो लड़के गए थे मजबूरी में जाके मजदूरी करते थे। मजबूरी की मजदूरी थी उस जमाने में। सही बात तो मजबूरी की मजदूरी से बचने के लिए तो हर कोई अपने गांव वापस आना चाहता है, तो ये वापस लौट के गांव आए और गांव में खेती करने लगे। और फिर इन्होंने जैसे ही इनके गांव में खेती हुई तो अपने इलाके के उनके जितने रिश्तेदार थे सब रिश्तेदारों को बुलाया और दिखाया और बुला के कहा तुम भी ये करो। तो वो काम एक गांव से पूरे इलाके में रीएप्लिकेट होने लगा। हाँ। तो देखा देखी हमारे यहाँ बहुत करते हैं, तो देखा देखी से काम फैल गया। तो अच्छी बातों की देखा देखी करना भी अच्छी बात है ना। हाँ, तो हमेशा अच्छी बात होती है। तो हमारे समाज का जो रिश्तेदारियों का जाल था, उस रिश्तेदारियों के जाल ने इस काम को बढ़ाया, फैलाया और इस काम में तेजी आई। फिर तो अगले साल तो एक साथ 36 गांव में काम शुरू हो गया, फिर 200 गांव में शुरू हो गया, तो ये 1200 गांव में ये काम फैल गया। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब हमारा समाज पानी के काम को अपना काम मान के करता है और राज उस काम में उनके पीछे खड़ा होकर शाबाशी देता है, मदद देता है, तो ये पानी का काम ना तो अकेले समाज का है ना अकेले राज का है। ये पानी का काम राज और समाज दोनों का साझा है, तो दोनों को मिलके करना चाहिए। और इस पानी के काम में राज की जिम्मेदारी क्या है और समाज की जिम्मेदारी क्या है, वो भी आप जरा बताइए। राज की जिम्मेदारी ये है कि जितनी भी जल संरक्षण संरचनाएं हैं, पुराने परंपरागत तालाब हैं, तो इन तालाबों की जमीन का सीमांकन, चिन्हीकरण और पंजीकरण ठीक से रिकॉर्ड में करना चाहिए। जब इनके रिकॉर्ड ठीक होंगे तो रियल एस्टेट इनको एनक्रोचमेंट नहीं करेगी। और फिर यदि इन्होंने एनक्रोचमेंट कर भी लिया तो हमारे जवान लड़के खड़े होंगे, उसको छुड़ा लेंगे, लड़के छुड़ा लेंगे। अभी चूंकि लैंड रिकॉर्ड ठीक नहीं है, इसलिए ये रियल एस्टेट उन पे कब्जा कर लेती है और कब्जा करके उनको अपनी मनमर्जी से दूसरे उपयोग में करती है। तो सरकार का काम होता है गलत कामों को रोकना और समाज का काम होता है अच्छे कामों में जुड़कर संगठित होकर आगे बढ़ना। अच्छा, तो राज्य को सबसे पहले हमारी नदियों की जमीन 3 तरह की होती है। एक होती है नदियों की ग्रीन लैंड, ब्लू लैंड जिसमें पानी बहता है। दूसरी होती है ग्रीन लैंड, उसको फ्लड प्लेन कहते हैं। हाँ। और तीसरी होती है रेड लैंड, हाई फ्लड प्लेन। तो ये तीनों तरह की जमीन और तीनों तरह की जो रिकॉर्ड्स हैं उनको ठीक पब्लिकली समाज को सबको पता चले कि इस नदी की जमीन कहाँ है, कौन सी है, कैसी है, तो फिर समाज भी उस नदी के साथ जुड़ता है। आज नदियों के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहा, क्योंकि नदियों का पानी नहाने के लायक नहीं है, पीने के लायक नहीं है, बहुत गंदा हो गया है। गुजरात में हम देखें तो बहुत ज्यादातर नदियों का पानी पीने लायक तो छोड़िए, वो देखने लायक भी नहीं होता है। तो फिर कोई लोग नदियों के किनारे अब जाते नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत के समाज को नदियों के साथ जोड़ना, नदियों के साथ और पानी के साथ लोगों का दिल और दिमाग जोड़ना। भारत दुनिया का गुरु तब तक था जब तक भारत ने नीर, नारी और नदी इन तीनों का सम्मान किया, तब तक हम दुनिया को सिखाने लायक थे। जब से ये नीर, नारी और नदी का सम्मान हटा है तब से भारत पीछे जा रहा है। मुझे लगता है कि यदि भारत को फिर आगे जाना है और फिर ग्लोबल टीचर बनना है, दुनिया को सिखाने के लायक बनना है, तो हमें नीर, नारी और नदी इन तीनों का सम्मान करना पड़ेगा और इन तीनों के रिश्ते को जोड़ना पड़ेगा। इनके रिश्ते जोड़े बिना हमारा काम नहीं चलेगा। मुझे आपको एक और बात बतानी है, क्योंकि आपने युवाओं के साथ काम शुरू किया था शुरुआत में, तरुण भारत संघ के साथ भी आप मतलब जुड़े हुए हैं, जो आपने खड़ा किया हुआ संस्था है युवाओं का। और भारत में अभी ऐसा है कि युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ा देश है जिसमें युवान ज़्यादा है। तो आप युवाओं का इस पूरे इश्यू पे, वाटर इश्यू पे आप युवान लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, यदि युवाओं को स्वस्थ रहना है तो युवाओं को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उनकी पानी की शुद्धता के बिना, सफाई के बिना, नदियों के स्वास्थ्य ठीक रहे बिना उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। एक और बात जोड़नी है। हाँ। आप परंपरागत ज्ञान से, आपने बोला कि एक बुढ़ा आदमी था जिसने आपको पहली पढ़ाई सिखाया, तो ये परंपरागत ज्ञान जो है वो युवाओं तक कैसे आए या ये इश्यू में कैसे जुड़े, हाँ, उसके बारे में भी आप बोलिए। देखो, जो परंपरागत ज्ञान है वो ज्ञान हमारी जो आधुनिक पढ़ाई है, इस आधुनिक पढ़ाई के पॉल्यूशन के कारण दब गया है। ओके। क्या हुआ है कि ये आधुनिक पढ़ाई
हमें ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्स के नाम पर एक्सट्रैक्शन की, पॉल्यूशन की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पढ़ाता है। परंपरागत ज्ञान में ना पॉल्यूशन था, ना एक्सट्रैक्शन था और ना एनक्रोचमेंट था। परंपरागत ज्ञान में प्रकृति ने जो हमें दिया, उस प्रकृति के दिए हुए संसाधन में अपने जीवन की जरूरत पूरा करके जीवन का आनंद लेना उसका संदेश था। परंपरागत भारत का ज्ञान, उसके पास उसके जीवन के लिए जो भी कुछ है उसमें कैसे वो आनंदित रह सके, कैसे थोड़ी चीजों में उसकी जिंदगी में एक सुख और समृद्धि आ सके, वो संदेश देता था। और उसी संदेश के कारण हम दुनिया के टीचर थे। उसी संदेश जिसको बोलते हैं एग्जैक्टली मतलब थोड़ी चीजों में भी हम आनंद से ज्यादा कर सकें। देखो, यदि परंपरागत ज्ञान को हम सही समझना चाहते हैं तो उसका एक ही संदेश है कि हम प्रकृति से जितना लेते हैं उतना अपने पसीने से प्रकृति को वापस दें, बिना करे ना खाएं। प्रकृति में जिन पंच महाभूतों से हम बने हैं, उन पंच महाभूतों को पुष्ट रखना, उनको स्वस्थ रखना और उससे अपने जीवन को आगे लेके जाना, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम इस नेचर के साथ दोस्ती करके इस नेचर से अपने लेने और देने के रिश्तों को ठीक रखें। यदि हम हमारे जीवन में केवल शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण होगा तो क्या हमारे जीवन में शांति आएगी? क्या हमारे जीवन में स्थायित्व आएगा? नहीं आएगा। इसलिए हमारे राजस्थान के लोग, पानी कम है लेकिन आज तक आत्महत्या नहीं की किसी ने पानी के लिए। महाराष्ट्र के लोग, उनके पास हिंदुस्तान का 40% बिग डैम केवल महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा बड़े डैम महाराष्ट्र में बने क्योंकि शुरू से लेके अंत तक सारे कृषि मंत्री उन्हीं के राज्य के रहे। तो उन्होंने जितना भी कृषि में पानी का, सिंचाई का पैसा था सब अपने राज्य में लगाया। यशवंतराव चौहान जी के जमाने से लेकर और अभी तक यही सब होता रहा। लेकिन तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा आत्महत्या उस राज्य में, विदर्भ में हुई। क्यों? तो पानी केवल पैसे की चीज नहीं है। हमारे जो परंपरागत ज्ञान था महाजन में, महाजन अपने व्यापार में मुनाफा कमाता था, लेकिन उस मुनाफे का 10वां हिस्सा, लाभ का 10वां हिस्सा शुभ के लिए खर्च करता था। और वो जो शुभ का काम था वो केवल पानी था, पानी के काम के लिए। इसलिए भारत में सारे पानी के स्रोत, राजस्थान में देख लो या कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देख लो कि राज ने पानी के काम के लिए जमीन फ्री में दे दी, समाज ने पानी का काम करने के लिए पसीना लगाया और महाजन ने पानी का काम करने वाले को रोटी खिलाई, हलवा खिलाया, दलिया खिलाया, पैसा लगाया। राजेंद्र सिंह जी, मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगी, गुजरात में हम देखें तो गुजरात में भी पानी के जो स्टोरेज के जो स्ट्रक्चर है, जैसे पुराने वाले वाव है, जो पुराने लोग थे वो उसको पहचान के स्टोरेज के लिए उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाए थे, जो हम अभी संभाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारे वहाँ आप अडालज की वाव ले लीजिए या फिर दादाहरी की वाव, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप गुजरात के बारे में, गुजरात के रेफरेंस में आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो प्रयोग, आपने जो चमत्कार राजस्थान में दिया है, अभी गुजरात में अगर हम करना चाहें तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, गुजरात में भी ये काम बहुत अच्छे हुए हैं। सौराष्ट्र में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 1995-96 में मैं पहली बार सौराष्ट्र की पदयात्रा की थी, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर पानी के बचाने के लिए। और सौराष्ट्र में सचमुच अद्भुत पानी के काम हुए हैं। सौराष्ट्र का समाज भी पानी के काम के लिए बहुत जागरूक था और अब तो थोड़ा नर्मदा का पानी भी आ गया, अब तो आप लोग पानीदार बन गए हैं। लेकिन आप बहुत जल्दी बेपानी हो जाएंगे। ये जो भगवान के लाडले बेटे बेटियां होती है ना, वो जल्दी बिगड़ जाते हैं। आपके गुजरात में पानी का काम तो सरकार ने और समाज ने मिलकर किया है, लेकिन पानी के उपयोग का अनुशासन नहीं बनाया। तो जब समाज पानी के उपयोग का अनुशासन नहीं बनाता है तो उसके पास कितना भी आ जाए वो लुट जाता है, वो बेकार हो जाता है। तो गुजरात को आज यदि पानीदार बन के रहना है तो गुजरात में जो फसल चक्र है वो वर्षा चक्र के साथ जोड़ना जरूरी है। यदि गुजरात का फसल चक्र वर्षा चक्र के साथ नहीं जुड़ेगा तो आप नर्मदा से और 10 गुना ज्यादा पानी ले आइए, आपकी पूर्ति नहीं होगी। पानी का कमी रहेगा, हमेशा कमी रहेगी। इसलिए सबसे पहले
गुजरात को अपनी जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने की जरूरत है। और जल उपयोग दक्षता को यदि हम नहीं बढ़ाएंगे तो आपका कितना भी बड़ा पानी का भंडार खाली हो जाएगा और आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं गुजरात के भाइयों से और खेडूतों से सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान ने आपको पानी तो दे दिया है, आप भगवान के लाडले बेटे हैं, इसलिए आपको मिट्टी भी अच्छी मिली है, पानी भी मिल गया, जमीन भी सब कुछ है, लेकिन लाडले बेटे बनके बिगड़ो मत। आप बिगड़ रहे हैं। खेती सारी की सारी जिस तरह की कॉमर्शियल क्रॉप बढ़ रही हैं उसमें आज जरूरत है गुजरात सरकार को अपनी जो उन्होंने एक अच्छी ऑर्गेनिक खेती की नीति बनाई है, इसको ठीक से क्रियान्वित करना और ठीक से क्रियान्वित करके कम पानी में अधिक पैदावार करना और यहाँ का जो बहादुर किसान है वो अच्छा बहादुर बना रहे। वो जब बनेगा जब कम संसाधनों में वो अच्छी खेती करेगा, ज्यादा उत्पादन करेगा और खर्च कम करेगा पानी, और ज्यादा धरती से और ये जो वायुमंडल में नमी है इससे ज्यादा पैदा करने वाली फसलें उगाएगा। मुझे लगता है आपने प्रकृति की बात किया। प्रकृति अभी थोड़ी सी करवट बदल रही है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज का नाम दे रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, एक दिन में पूरा एक महीने का पानी बरस जाता है बारिश में। ये क्लाइमेट चेंज के जो असर होंगे, आईपीसीसी ने भी अपने रिपोर्ट में बोला है कि पानी की उपलब्धता काफ़ी कम होगी या जो असर पड़ेगा पानी के ऊपर, या ऐसा भी कहा गया है कि वर्ल्ड वॉर जो होगा नेक्स्ट पानी के मुद्दे पे होगा। तो मुझे ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज के आधार से जो पानी के ऊपर असर पड़ेगा उसमें ये लोकल अप्रोचेस को लेके क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? देखो, आज धरती को बुखार चढ़ गया है और मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। ये जो आप जिसको क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग कह रही हैं, इसको मेरे गांव का किसान सीधे सीधे कहता है कि भैया धरती नंगी हो गई है, उसको बुखार चढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। और इसके मौसम के मिजाज बिगड़ने के कारण पहाड़ पर बाढ़ आने लगी है। पहाड़ पे कभी बाढ़ नहीं आती थी। पिछले 2 सालों से कश्मीर में और केदारनाथ में जो बाढ़ आई वो ये बता रही है कि ये किस तरह से क्लाउड ब्लास्ट हो रहे हैं, जलवायु का परिवर्तन है। तो ये जो जलवायु का परिवर्तन है ये एक तरह से वैश्विक समस्या है, लेकिन इस वैश्विक समस्या का समाधान वैश्विक नहीं हो सकता। वैश्विक समस्या का समाधान वैश्विक स्तर पर केवल नीतिगत तौर पर होता है, लेकिन एक्शन के तौर पर लोकल लेवल पे होता है। और लोकल लेवल पर भी जो उनका लोकल ज्ञान है, जो उनका स्थायी ज्ञान है, जो उनका स्थानीय समझ है, उस समझ से उसका समाधान किया जाता है। जैसे हमारे इलाके में ना बाढ़ आती है ना सुखाड़ आता है। हमारा 8600 वर्ग किलोमीटर इलाका जो बेपानी था और जहाँ सुखाड़ के कारण उजड़ गया था वो पानीदार बन गया। वहां जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव वहां क्यों नहीं है? कि जब वहां मिट्टी में नमी आई तो वहां हरियाली आने लगी, हरियाली बढ़ी तो उसने एटमॉस्फेयर में से कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करके मौसम का जो तापक्रम है उसको संतुलित किया। तो ये संतुलन जो है, ये आप बताया कि ये जो गाँवों में हुआ, मुझे लगता है अपने अर्बनाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, मैं स्पेसिफिकली गुजरात और भारत की भी बात कर रही हूँ, ये स्मार्ट सिटीज़ या अर्बनाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, अर्बन एरियाज़ में ये गाँव में जो चमत्कार हुआ वो अर्बन एरियाज़ में हम करना चाहे तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए? देखो, अर्बन एरिया में कर सकते हैं। एक तो ये जो हमारी नई नीति में शहरों का विस्तार है, यदि हम बहुत विस्तार करेंगे और उसको सेंट्रलाइज करते जाएंगे तो हमें संसाधनों को इकट्ठे करके उसके पूलिंग करने में बहुत खर्च होते हैं। तो यदि आपको स्मार्ट सिटी बनाना है तो स्मार्ट विलेज भी होंगे। तो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज वो जहां हैं वहीं उनको उनकी तरह से उनके साधनों को, उनके प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध करने पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमें जो विकास है उस विकास को विस्थापन और विकृति मुक्त बनाना चाहिए। अभी क्या है, जो विकास है वो विस्थापन से शुरू होता है। हमारा ज्ञान का विस्थापन होता है, हमारी हरियाली का विस्थापन होता है, हमारी मिट्टी का विस्थापन होता है। तो ये जो विस्थापन है ये एक तरह से विकृति पैदा करता है।
हमें ऐसा विकास चाहिए जिसमें से प्राकृतिक तौर पर हरियाली बढ़े, लोगों की जिंदगी में सब जगह नहाने के लायक, पीने के लायक और आचमन करने के लायक पानी मिले और वो अपनी नदियों के साथ एंजॉय कर सके, नदियों के साथ आनंद के क्षण गिन सके, नदियों के बदलते रंग को, सूरज के साथ जो नदियों का रंग बदलता है उस बदलते रंग को महसूस कर सके, तब तो जीवन में आनंद आता है ना, प्रकृति के साथ रह के। तो वो जो प्रकृति के साथ जीवन का आनंद है, उस आनंद को लेने और जीने का काम हम प्रकृति की समृद्धि में कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो, विकास असली वो होता है जो लंबे समय तक टिकता है। हमें प्राकृतिक संसाधनों को, अपने जल को, जंगल को और जमीन को समृद्ध कैसे कर सकते हैं, ये जो समृद्धि होगी ये हमारे लिए समृद्धि होगी, हमारे आनंद के लिए समृद्धि होगी, हमारे जीवन की जरूरतों को पूरे करने के लिए समृद्धि होगी। इस समृद्धि को हमें विकास मानना चाहिए। हमें केवल भौतिक चीजों को बढ़ावा देकर, केवल भौतिक चीजों में और आर्थिक युग में इनको बढ़ावा देकर विकास मानना उचित नहीं है। मैं जानता हूं कि अर्थ की भी जरूरत होती है, मैं जानता हूं भौतिक चीजों की भी जीवन के लिए जरूरत होती है, मैं उसको एकदम डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं। हाँ। लेकिन भौतिक और अर्थ दोनों तभी एक हमारे जीवन को स्वस्थ रखता है जब नैसर्गिक तत्व, संसाधन और तत्व उसमें पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तब वो हमारे जीवन को आनंद और सुख और समृद्धि देते हैं। तो हमारी सुख और समृद्धि, और जिसको हम स्थायी विकास कहते हैं, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट वाटर, विदाउट फॉरेस्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें प्योरिटी ऑफ वाटर, कंटिन्यूअस फ्लो इन द रिवर्स, विदाउट कंटिन्यूअस क्लीन फ्लो हमारी नदियों में हमारा जीवन सुखी, समृद्ध और स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए यदि हमें भारत के लोगों को स्वस्थ रखना है तो हमारी रिवर के कंटिन्यूअस क्लीन फ्लो हमें चाहिए। इसलिए हमें हमारे भारत की, हमारे गुजरात की, सभी राज्यों की एक ऐसी जल नीति चाहिए, ऐसी नदी नीति चाहिए जो नदियों को हमारे जीवन की आजादी की तरह नदियों को भी एक आजादी देती हो, स्वस्थ आजादी देती हो। राजेंद्र सिंह जी, आपके जो आपने बताया गोपालपुरा गांव के एक वडील ने आपको बताया, आपको एक सिखाया, आज आपके काम की तारीफ जमनालाल बजाज अवार्ड मिलके या रोमन मैग्सेसे अवार्ड या नोबेल प्राइज फॉर वाटर मिलके हो चुकी है। पर ये सब होते हुए भी आप जब गांव में जाके उसके चेहरे की खुशी देखते हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वही है कि मैं जिन लोगों को तंगी, बदहाली, लाचारी, बेकारी, बीमारी में देखा था, वो लोग अब सफेद फाटा पगड़ी के साथ साफ सुथरे कपड़ों में खुशहाल रहते हैं। तो लोगों के बदलते हुए चेहरे और धरती के बदलते हुए चेहरे को देखकर मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं समझ सकती हूँ आपकी भावना, पर मुझे ये बोलना है कि अगर गुजरात जैसे राज्य को, जो डेवलपमेंट को कुछ और अर्थ में लेते हुए आगे बढ़ रहा है, आप पानी के लिए क्या 3 बातें गुजरात राज्य को करनी चाहिए, गुजरात राज्य के लोगों को करनी चाहिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पथ पे हमें आगे ले जा पाए? देखिए, गुजरात अच्छी बात है, अभी भी पानीदार है, अभी भी गुजरात की हालत उतनी खराब नहीं है, लेकिन गुजरात को यदि सचमुच पानीदार बन के रहना है तो 3 छोटे से निवेदन मुझे करने हैं। एक तो गुजरात में ये जो वर्षा जल का सामुदायिक विकेंद्रित प्रबंधन है, इसको बढ़ावा देने के काम होने चाहिए, और इसको बढ़ावा देने के लिए जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं, वाटर स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके जो मैपिंग्स हैं, वो ठीक से होनी चाहिए, जिससे उन पर एनक्रोचमेंट ना हो सके, और हमारे हाई कोर्ट को एक सूचना नहीं देनी पड़े कि आप वेटलैंड पे कंस्ट्रक्शन रोक दीजिए। इसीलिए तो ये सब काम हमारे राज्य को जरा आगे जाके करने चाहिए। और गुजरात में एक रिवर रिजुनेशन पॉलिसी की जरूरत है। गुजरात एक विकास गति से, तेज गति से बढ़ने वाला राज्य है। ऐसे राज्य में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि प्रकृति का जो संतुलन है उसको बना के रखने वाले कानून की सबसे पहले जरूरत होती है। यदि आप अपना विकास करना चाहते हैं तो प्रकृति का जो रेस्टोरेशन है, जो कंजर्वेशन है,
विदाउट रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन डेवलपमेंट आपका सस्टेनेबल नहीं होगा। इसलिए गुजरात को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल बनने के लिए यहाँ के जो हरियाली है, यहाँ के जो जंगल है, यहाँ का जो जल है, उनके सारे संसाधनों का संरक्षण करते हुए विकास के दौर में आगे बढ़ने के रास्ते पर जाना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात, गुजरात को एक नदी पुनर्जीवन नीति चाहिए और गुजरात की बहुत सारी नदियां हैं, उनको जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, उनका क्लीन और कंटिन्यूअस फ्लो इंश्योर करने के लिए, उनके इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फ्लो इंश्योर करने के लिए एक अच्छी नीति बननी चाहिए। और इस नीति में बस 3 ही बात कहना चाहता हूं जल्दी से। एक तो नदियों की जमीन नदी के लिए, दूसरा नदियों के जो पर्यावरणीय प्रवाह है वो नदियों को देने के लिए, नदियों की आज़ादी चाहिए, और तीसरा रिवर और सीवर के सेपरेशन का सिद्धांत गुजरात में अपनाना चाहिए। नदियों का पानी नदियों में और गंदा पानी हम ट्रीट करके खेती, उद्योग, बागवानी, डोमेस्टिक यूज़ में काम करें, उसको नदियों में ना डालें। जब नदियों में डालते हैं तो नदियों के अंडरग्राउंड एक्यूफर पॉल्यूट हो जाते हैं और उनको ठीक करना संभव नहीं है। इसलिए ये 3 काम गुजरात को करने चाहिए। मुझे लगता है मैं भारत के वाटरमैन को थैंक यू कहना चाहूँगी बड़ा सा, और गुजराती भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। आप अपने शेड्यूल में टाइम निकाल के यहाँ पे आए और हमारे साथ बातें शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।